हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू जॉब्स गोविंद। आज की वीडियो में हम IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंकिंग की ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी होगी, क्या जॉब रोल होगा, वो सभी कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। IBPS क्लर्क बैंकिंग की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है। इसमें सभी बैंक्स कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, जो जितने भी बैंक्स आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो सभी बैंक्स इसमें कवर होते हैं। हर स्टेट के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप कर्नाटका से हो, या चाहे आप कश्मीर से ही क्यों ना हो, सभी स्टेट्स के लिए ये वैकेंसी जो है एलिजिबल है। और इस रिक्रूटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन करें jobsgovin.com, या आप चाहे हमारे सोशल पेजेस इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कू एप्लीकेशन से भी इस लिंक को आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई लिंक मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप इजीली इस लिंक को विजिट कर सकते हो। IBPS रिक्रूटमेंट में टोटल सीट्स 6305 हैं क्लर्क पोस्ट के लिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है। आपको 21 जुलाई से पहले इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, चाहे वो 2022 ईयर में ही क्यों ना हुई हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। सैलरी बाय गवर्नमेंट विल बी 11,000 to 31,540 रुपीज़ तकरीबन। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होगी 21-22,000 के नियर अबाउट होगी। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 to 28 चाहिए होगी। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो उसमें एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है बाय गवर्नमेंट। जैसे SC, ST वालों के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। और इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे आप हमारा ये लिंक जो है विजिट करेंगे, लिंक विजिट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, हाउ टू अप्लाई के नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पर क्लिक करें तो इस प्रकार से कुछ न्यू लिंक ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके लिए रजिस्टर करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अभी यहाँ पे पूछा गया है आपका फर्स्ट नेम। ध्यान रखिएगा, आपको जो अपना नेम मेंशन करना है वो जैसे आपके 10th मार्कशीट में मेंशन्ड है आपको वैसे ही मेंशन करना है, और जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th मार्कशीट में मेंशन्ड है वो भी आपको सेम इसमें वही मेंशन करना है। कुछ कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन होती है 10th सर्टिफिकेट में, बट उनको वो ही मेंशन करनी पड़ेगी चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में आप फिलअप करें। यहाँ पे कन्फर्म नेम में भी हम अपना नेम मेंशन कर देंगे। उसके बाद पूछा गया है लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन कर दें, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, और यहाँ पे कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद पूछा गया है फ़ोन नंबर। आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही डालिएगा, बिकॉज इस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का मैसेज आएगा, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी उसका इंटीमेशन भी आपको आपके मोबाइल नंबर पर एंड ईमेल आईडी पर आपको उसका इंटीमेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपना वर्किंग मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे सेम। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी जीमेल से है, live.com से है, yahoo.com से है। तो यहाँ पे हम gmail.com डाल देंगे।
और सेम आपको नीचे भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आप एंटर करें। एक बार डिटेल्स चेक कर लें। चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो चुका है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या आप इसकी चाहे स्नैप ले लीजिए। बाकी इसका जो मैसेज है वो आपको मोबाइल नंबर पर एंड ईमेल आईडी पर भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड का आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें अपलोड करना है फोटोग्राफ, तो आप ब्राउज पर क्लिक करें और आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करें। जैसे हम यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 50 KB के नीचे होनी चाहिए और जो आपकी सिग्नेचर है वो 20 KB से नीचे। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा सिग्नेचर। अब सिग्नेचर हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये दिक्कत रहती है कि वो सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाते बिकॉज उसका जो साइज़ है वो या तो कम होता है या तो वो ज़्यादा होता है। तो उसको कैसे आपको करेक्ट करना है, चलिए पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे सिग्नेचर के लिए हमें 20 KB साइज़ चाहिए, ओके, और यहाँ पे इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 से ज़्यादा है। तो आप इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको पेंट में ओपन करें। ये बहुत सही ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। आप इजीली अपनी फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे इसका साइज़ 20.2 KB यहाँ पे बता रहा है, तो हमें इसका जो साइज़ है वो कम करना है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें रीसाइज पर और यहाँ पे आप 50 या 60 कर दीजिए इसका साइज़ है जो। इसको ओके पर क्लिक करें। उसके बाद इसको सेव करें JPEG फॉर्मेट में। यहाँ पे हम इसका जो रीनेम कर देंगे कुछ भी, इसको सेव करें और इसका जो साइज है वो देखिए 11 KB हो चुका है। और इसी तरह से अगर आपको किसी फ़ोटो का साइज बढ़ाना है तो आप रीसाइज पर क्लिक करें और इसको आप कर दीजिए 200। अभी क्या होगा, 200 करने के बाद आप इसको फाइल सेव एज JPEG फॉर्मेट में और उसको आप रीनेम कर दें और इसका जो साइज़ है वो 24 KB हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आई कंफर्म कर लेंगे सिग्नेचर को भी। जो भी आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो ब्लरी ना हो, वो इजीली विजिबल हो। आपके जो फ़ोटो है वो क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे पूछा गया है कैटेगरी, तो कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा कि आपकी जनरल कैटेगरी है, आपकी EWS है, OBC है, ST SC, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है डिसेबिलिटी का, यहाँ पे हम नो कर देंगे। और उसके बाद ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे। और यहाँ पे पूछा गया रिलीजन, तो रिलीजन में आप अपना रिलीजन एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, यहाँ पे भी नो आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम सर्विसमैन का पूछा गया है तो यहाँ पे भी आप नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी नो आ जाएगा। हैव यू अपेयर्ड फॉर CWCRP, इसमें पूछा गया कि आपने पहले भी क्या इस एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट किया था। अगर तो आपने पहले अटैम्प्ट किया था और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तो ही आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद पूछा गया है नेशनलिटी, यहाँ पे आप इंडियन कर दीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपनी स्टेट चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सभी स्टेट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया कि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो कहाँ चाहते हो, तो यहाँ पे हम जैसे मोहाली कर देंगे। और उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम पूछा गया कि जो मेन एग्ज़ाम है वो आप कहाँ चाहते हो,
तो वो यहाँ पे आप चाहे तो सेम चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप वो यहाँ पे एग्ज़ाम लोकेशन चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड मेंशन करना पड़ेगा, और जो भी आप यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड मेंशन करेंगे वो आपको अपने एग्ज़ाम के वक्त लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एज एन एग्जांपल के लिए अब ये आधार कार्ड का कुछ भी डाल देते हैं। आप अपना ही आधार नंबर यहाँ पे डालना, हमने एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी डाल दिया है। उसके बाद पूछा गया कि आप पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में चाहते हो, तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी अवेलेबल है और इंग्लिश एंड पंजाबी। ये पंजाबी इसलिए अवेलेबल है बिकॉज हमने जो स्टेट है यहाँ पे पंजाब चूज़ की थी। अगर आप कर्नाटका चूज़ करोगे तो यहाँ पे इंग्लिश एंड कन्नड़ा का ऑप्शन शो करने लगेगा। तो हमने जैसे पंजाब चूज़ करना है तो हम यहाँ पे पंजाब चूज़ कर लेंगे। अगर आप महाराष्ट्र चूज़ करोगे तो आपका मराठी लैंग्वेज आ जाएगा। अगर आप तमिल से हो तो आप तमिलनाडु से हो तो आपको तेलुगु आ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हम जैसे अपना जो पेपर है आप इंग्लिश एंड हिंदी में चाहते हैं तो हम इंग्लिश एंड हिंदी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, आपको डेट ऑफ बर्थ वैसे ही मेंशन करना है जो आपके 10th मार्कशीट में मेंशन्ड है। यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिर पूछा गया है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप भरो फिर भी चलेगा, नहीं भरोगे यहाँ पे फिर भी चलेगा। सेम पैन कार्ड का भी ऐसे ही है। तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, बट अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर है तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। अगर आपका कोई ट्विन है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और उसके बाद पूछा गया है मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अनमैरिड हो जाएगा। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड आप मेंशन कर देना। यहाँ पे पूछा गया फादर नेम, तो आप सेम मेंशन करना जो आपके 10th मार्कशीट में मेंशन है। अगर आपके 10th मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आप अपना सिंपली फादर नेम एंड मदर नेम यहाँ पे मेंशन कर देना। हमने इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एड्रेस, आप अपना पूरा एड्रेस मेंशन करना, जो भी आपका हाउस नंबर है, जो भी आपका टाउन है वो पूरा मेंशन करना, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा। यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद पूछा गया स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड, और यहाँ पे है ऑप्शन सेम एज एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, कि अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है अगर वो आपका सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप इसको चूज़ मत करना, आप फिर अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेंशन करना। बट हमारा परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, ये एक्चुअली एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है, तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कर देना। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो लड़कों के लिए जो जनरल एंड OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट से हैं उनके लिए 850 एप्लीकेशन फ़ीस है। लड़कियों के लिए भी सेम, जो जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं उनके लिए 850 एप्लीकेशन फ़ीस है बाय गवर्नमेंट। ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको गवर्नमेंट को ही पे करनी पड़ेगी। और जो SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 175 इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है बाय गवर्नमेंट। सभी डिटेल्स कंफर्म कर लेने के बाद आप एक बार वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करें, और सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। अब यहाँ पे पूछा गया है ग्रेजुएशन की डिटेल्स, आपने जो भी डिग्री की है चाहे BE BTech की हो, BSc BCom BA। अब जैसे इसमें BCA का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, B Pharma का अवेलेबल नहीं है, BDS का अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके अपनी यहाँ पे डिग्री मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। उसके बाद पूछा गया स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम थी। जैसे हमने BCA चूज़ किया तो BCA के रिगार्डिंग इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं मेंशन, तो हम यहाँ पे अदर्स करके यहाँ पे हम कंप्यूटर एप्लीकेशन मेंशन कर देंगे।
यहाँ पे सिर्फ हम कंप्यूटर्स कर देते हैं बिकॉज इतनी स्पेस नहीं है। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेना जो भी आपकी यहाँ पे अवेलेबल रही है। उसके बाद पूछा गया है डेट ऑफ पासिंग। ये आपको वो मेंशन करनी है जो आपके लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट में जो लास्ट में डेट मेंशन रहेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। एक डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, एक आपका लास्ट सेमेस्टर का होता है। डिग्री वाली डेट यहाँ पे आप मत मेंशन करना, जो आपके लास्ट सेमेस्टर में डेट मेंशन है आपको यहाँ पे वही मेंशन करनी है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद पूछा गया है परसेंटेज, तो आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा, चाहे वो 60.35 हो, चाहे वो 70.56 हो या पूरे 60 ही क्यों ना हो, आपको पूरी एक्चुअल परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। और जो परसेंटेज है वो आपको टोटल की मेंशन करनी है, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर की नहीं, सभी सेमेस्टर्स का मिला के या तीनों ईयर्स की या आपके 4 ईयर की डिग्री हो, सभी सेमेस्टर्स का टोटल करके आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है। उसके बाद पूछा गया है कि डिवीज़न कौन सी थी, जैसे 60% जब वो फर्स्ट डिवीज़न में आता है तो यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर देंगे। अगर आपकी परसेंटेज 60 है और 60 से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट चूज़ कीजिएगा। अगर आपकी परसेंटेज 45.01 से लेकर 59.99 के बीच में रिलाई करती है तो आप यहाँ पे सेकंड क्लास चूज़ करना। और अगर आपकी परसेंटेज 44.99 से कम है तो आप यहाँ पे थर्ड क्लास या पास क्लास मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की तो फिर भी कोई बात नहीं, बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट है वो ग्रेजुएशन बेस है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पूछा गया है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं स्टडीड इन हाई स्कूल, कि अपने स्कूल्स में या कॉलेज में कंप्यूटर की नॉलेज आपको थी, या आप डिग्री में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके डिप्लोमा में कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट था तो आप डिप्लोमा में चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट या आईटी एज अ सब्जेक्ट, और भी आप चूज़ कर लेना। उसके बाद पूछा गया है वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जरूर मेंशन करें, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको आप नो रहने देना, बिकॉज ये फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट अवेलेबल है। ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए पूछा गया है, जो कि सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए होता है, तो यहाँ पे हम नो ही कर देंगे। उसके बाद पूछा गया है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन, कि मतलब आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो या होम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट के में आपका कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। अगर है तो आप प्लीज़ यहाँ पे यस कर दीजिएगा, बट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो रहने देना। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करनी है जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, आई मीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इंग्लिश, सेकंड हम मेंशन कर देंगे हिंदी, और थर्ड मेंशन कर देंगे पंजाबी। अगर आप 2 जानते हो तो आप सिर्फ 2 मेंशन कर देना, बट अगर आप 3 लैंग्वेजेस भी जानते हो विच यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक, देन यू कैन मेंशन हियर, एंड देन यू नीड टू गो एट वैलिडेट योर डिटेल्स। यहाँ पे आप क्लिक करें, वेरीफाइड होने के बाद ओके पर क्लिक करें, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पे बैंक्स की ऑप्शन आ गई है जो पंजाब के लिए है। तो आप हमने जो आपको वेबसाइट बताई थी विजिट करने के लिए, उसमें जब आप विजिट करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट मेंशन्ड है। आप इसको एक बार क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इनका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने पंजाब डिवीज़न चूज़ किया था, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करें, और ओपन करने के बाद कंट्रोल F पर क्लिक करें, कंट्रोल एंड F दबाएं, और उसके बाद जो आपने स्टेट चूज़ की है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे हमने पंजाब चूज़ की थी तो हम यहाँ पे पंजाब चूज़ कर लेंगे, और फिर आपको अपनी पंजाब स्टेट सर्च करनी पड़ेगी इस एडवर्टाइजमेंट में। तो जैसे हम सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पे पंजाब की ऑप्शन आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस बैंक में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल कैटेगरी में कितनी हैं, EWS में कितनी हैं, या बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे टोटल पंजाब में
407 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जिस बैंक में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस उसको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने जनरल चूज़ किया था, जनरल में पंजाब एंड सिंध बैंक में 93 सीट्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक फर्स्ट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे कम है 93 के बाद वो है आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक में, तो हम उसके बाद सेकंड पंजाब नेशनल बैंक चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आप हर स्टेट की सीट्स चेक कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, पर जो आप स्टेट चूज़ करोगे उसी को आपको सीट्स देखकर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस डालनी है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेंगे, बिकॉज एज एन एग्जांपल हम आपको बताना चाहते थे। तो आप यहाँ पे सीट्स देख के ही यहाँ पे इसको चूज़ करना, और कुछ बैंक्स में जैसे एनआर यहाँ पे जाके नॉट अवेलेबल, या मतलब यहाँ पे कोई है नहीं सीट, तो वो सबसे लास्ट में आप चूज़ करना। उसके बाद क्लिक करें वैलिडेट योर डिटेल्स, इसको आप ओके कर दीजिएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे आपका आपने नेम फिल किया था, कैटेगरी हो गया, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का मेंशन होता है कि एप्लीकेशन फ़ीस इतनी है और जो टैक्स कटा हुआ इतना टैक्स कटा हुआ है। सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपके फॉर्म एक बार सबमिट हो गया इसके बाद तो वो एडिट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, आई एग्री इसको टिक कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन को भी आप टिक कर लीजिएगा, जिसमें पूछा गया है आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्चुअली मैचेस नेम इन माई आईडी प्रूफ। जो आपके आईडी में नेम मेंशन्ड है, जो फिर आपके 10th में जो नेम मेंशन्ड है वो सेम आपने इसमें मेंशन किया है। थर्ड ऑप्शन इज देयर इज़ अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आपने नेम अपना चेंज करवाया है बाद में, तो आप तभी इस ऑप्शन को चूज़ करना। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं कराया तो इसको मत चूज़ करना। उसके बाद आप सेव कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पिक एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जैसे सबके पास इंक पैड नहीं होता, तो आप क्या कीजिएगा, अपने लेफ्ट थंब को ब्लू पेन से पूरा ब्लू करके वाइट पेपर पर पेस्ट कर दीजिएगा और उसकी फ़ोटोज़ आप फ़ोन से स्नैप करके आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। जैसे हम ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को हम अपलोड कर देंगे। साइज रीसाइज या उसको कम करना या उसको इंक्रीज़ करना वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें। उसके बाद पूछा गया है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है हम आपको उसके बारे में बताते हैं। आपको एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर पर आपको ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जिसमें ये मेंशन है आई नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आई के बाद आपको अपना नेम मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आई अमनप्रीत सिंह हेयर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये 2 लाइन्स हैं जो आपको वाइट पेपर पर लिखनी है स्मॉल लेटर्स में ही ब्लू पेन से। उसको लिख लेने के बाद आप उसकी एक फ़ोटो लें और उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम एज एन एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन कर दिया है, बिल्कुल सेम आपको लिखना पड़ेगा आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, है ना। सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको सेम यहाँ पे मेंशन करनी है। जस्ट आपको यहाँ पे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिएगा ओके पर। दोनों अपलोड हो जाने के बाद आप एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करें, उसको आप चेक कर लें। जैसे हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पिक एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोनों अपलोड हो गए हैं। और ध्यान रखिएगा सिर्फ लेफ्ट थंब का आपको अपलोड करना है जो आपका इम्प्रेशन है। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड एंटर कर दीजिए
और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपका जो फॉर्म है वो 90% फिल हो चुका है। बैंकिंग के जितने भी फॉर्म्स आते हैं बाय गवर्नमेंट वो इसी तरह से अपलोड होते हैं, इसी तरह से फिल होते हैं। जस्ट किसी बैंक के फॉर्म में जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जो हमने भी लास्ट स्टेप में अपलोड किया था, वो थोड़ा चेंज रहता है, तो वो आप एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी बैंकिंग के फॉर्म्स सेम ऐसे ही फिल होते हैं। जो लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट का। पेमेंट आप सिंपली जैसे बिल डेस्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। और गवर्नमेंट में एप्लीकेशन फ़ीस रहती ही है, वॉइस के लिए तकरीबन हमेशा एप्लीकेशन फ़ीस, और बैंकिंग में हमेशा ही एप्लीकेशन फ़ीस रहती ही है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराना कि आपको लगे कि हमारी फ़ीस कहीं फेक तो नहीं या कुछ भी, बट उसका आप परवाह ना करें। बैंकिंग में, गवर्नमेंट में एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी ही पड़ेगी। इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा आपके ही पर्टिकुलर सिटी में जो आपने चूज़ की है। जैसे अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, आपका इंटरनेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, QR के ऑप्शन भी अवेलेबल है, UPI के ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो UPI का ऑप्शन आ जाएगा, QR पे क्लिक करोगे तो QR का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे QR चूज़ करते हैं तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रोसीड विद पेमेंट करें और यहाँ पे देखें, चाहे तो आप अपना UPI नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें और या तो आप QR कोड को सिर्फ स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल से इसकी जो पेमेंट है अप्रूव कर दीजिएगा। अप्रूव करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो टोटली फिल हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज हमने एज एन एग्जांपल आपको बताने के लिए सारा फॉर्म फिल किया। तो कुछ इस तरह से पेमेंट होती है। ये लास्ट स्टेप है। पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पूरा फिल हो जाएगा। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से फॉर्म फिल होता है आपका IBPS क्लर्क के लिए। और जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद अगर आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने जो रजिस्टर्ड नंबर एंड पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर जो आया होगा, जिसकी आपने फ़ोटो ली होगी, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इवन एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने पे की है उसका भी प्रिंट आउट वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो कुछ इस तरह से IBPS क्लर्क या कोई भी बैंकिंग का फॉर्म हो गवर्नमेंट का जो IBPS की स्कीम के थ्रू अप्लाई होता है, तो वो इसी तरह से जो फॉर्म है फिल होते हैं। इसकी लास्ट डेट 21 है। 21 जुलाई से पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स ढूंढ रहे हो, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें बिकॉज सीट्स में 6035 हैं। कू एप्लीकेशन पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप हमारा पेज सर्च करें जॉब्स कोविन, आपको वहाँ से भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको इस रिक्रूटमेंट का लिंक आपको ईजिली मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।